हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का हरेंद्रा क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पर डे डिस्कस करते हैं, क्विज करते हैं, आज भी उसी तरह से दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन सारा कराया जाएगा। तो कल कुछ हुआ था, आज भी कुछ होगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया। कह रहा है कि मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था। इसका आंसर बताइए आप लोग। 81 इसका आंसर बताइए। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। एक बीघा में नाम बा एकर, ठीक है। मोहम्मद गोरी के किस सेनापति ने बिहार विजय, बंगाल विजय एवं असम पर आक्रमण किया था। तो बख्तियार खिलजी याद रखना है, केवल शॉर्ट में क्या, बख्तियार खिलजी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ चुका है पेपर में, ध्यान दीजिएगा। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। भारत में मुस्लिम राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी को, ठीक है सर। भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। जैसे भारत में मुस्लिम का संस्थापक माना जाता है, मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को, लेकिन अगर पूछ देगा कि भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक स्वतंत्र जोड़ देगा तब इसका आंसर बदल जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, ठीक है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। ऐसे कहेगा कि मुस्लिम राज्य का संस्थापक तो मोहम्मद गोरी खुद ही कहते हैं। आइए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। रामचंद्र देव। यानी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। तो रामचंद्र देव था, ठीक ना। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक कौन था, रामचंद्र देव। जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों को पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। बर्नी जो था यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था। तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए। किसके, अलाउद्दीन खिलजी के लिए, ठीक है। कह रहा है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता था। तो चौधरी। पूछा था अभी पिछला बार 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, 68वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी था। तो चौधरी। तो उसमें थोड़ा सा घुमा कर पूछा था कि भू राजस्व अधिकारी दिल्ली सल्तनत काल में, ऐसे कुछ और घुमाकर लास्ट में उसका आंसर बनाया था चौधरी। तो कहते चौधरी कौन था, ऐसे उसमें पूछा था। तो भू राजस्व अधिकारी को चौधरी कहा जाता था। ये ध्यान दीजिएगा, कीप इन योर माइंड। देखिए 86वीं बीपीएससी में पूछ भी चुका है, अब फिर जाके 46वीं बीपीएससी में पूछ भी चुका है, अब फिर जाके 68वीं में पूछा, ठीक। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। जैसे तैमूर जब आक्रमण किया ना, तो तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तो सैयद वंश। किसका, सैयद वंश। सैयद वंश का संस्थापक कहेगा तो खिजर, ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज तुगलक। खुद ही कहते निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। तो फिरोज तुगलक के दरबार में, ठीक। 1,80,000 के करीब रहे, ठीक। अब देखो, भारत में नहर बनाने की परंपरा किसने शुरू किया था। गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन सर्वाधिक नहरों का विस्तार अगर कह देगा या जाल, तो फिरोज शाह तुगलक। खुद ही कहते अगर पूछ देगा कि रेलवे का भारत में जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड डलहौजी को। अगर पूछेगा कि रेलवे का सर्वाधिक विस्तार भारत में किसके शासनकाल में, तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल विभाजन किया था। तो ठीक कहते। आइए देखिए, तैमूर के आक्रमण सैयद वंश हो गए। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। फिरोज शाह तुगलक। हो गया, फिरोज तुगलक। अच्छा जी, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया। फिरोज तुगलक नहीं, बेरोजगारों को रोजगार आज कौन सुल्तान नहीं खन देत। कोई दिक्कत। कहने का मतलब है कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसने बेरोजगारों को रोजगार दिया। तो फिरोज तुगलक। कौन, फिरोज तुगलक। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के
के लिए उपाय किया था। फल की गुणवत्ता सुधारने के लिए कौन ऐसा शासक था जिसने उपाय किया था? तो फिरोज तुगलक ने ही। फिरोज तुगलक ने ही फल की गुणवत्ता, आराम से सुनना, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया था? तो फिरोज तुगलक ने। कौन? फिरोज तुगलक ने। ये देखो 44वीं बीपीएससी में पूछ चुका है 2001 में। 2001 में कह रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो मुसलमान। ऑप्शन में है कि मुसलमान, कुषाण, सिथियंस, मुगल। तो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। नालंदा विश्वविद्यालय का अगर स्थापना कह देगा ना सर कि किसने किया था, तो कुमारगुप्त प्रथम ने। कुमारगुप्त प्रथम ने। इसको विध्वंस किसने करवाया था? तो बख्तियार खिलजी ने, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। बख्तियार खिलजी ने इसको क्या कर दिया? ध्वस्त कर दिया। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी ध्वस्त किसने किया? बख्तियार खिलजी ने ही। अब बख्तियार खिलजी कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था। कोई दिक्कत? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? धर्मपाल ने। अगर पूछ देगा कि विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो भागलपुर में है। विक्रमशिला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो भागलपुर में। कोई दिक्कत है? आराम से आइए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस, ये तो हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। ये भी बीपीएससी में पूछ चुका है कि तबकात ए नासिरी, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज। ठीक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। इसने दिल्ली से राजधानी कहाँ स्थानांतरित किया था? लाहौर बनाया था। ठीक। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई? जफर खां। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी? तो जफर खां। जफर खां के मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से भूमि उत्पाद पर लगने वाले करों को इंगित करता है कौन कौन? तो खराज एक कर था, ये भी भूमि कर पर लगता था। ठीक। उस्र कर था, ये भी भूमि कर पर लगता था। एक था कौन सा? मुक्ताई। मुक्ताई कर, ये भी भूमि कर पर लगता था। तो ध्यान से देखना, खराज, उस्र और मुक्ताई, ये तीन जो कर थे ना, ये भूमि पर लगते थे। लेकिन खम्स जो था ना, वह लूटे हुए धन पर लगता था। खम्स जो कर था वह लूटा हुआ धन पर लगता था। तो इसलिए खम्स इसमें से कट जाएगा। खराज, उस्र और मुक्ताई, ये तीनों भूमि पर लगने वाला कर था। कोई दिक्कत है? कह रहा है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन थे? तुगलकनामा के रचनाकार अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने ही किसका आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था। अमीर खुसरो ने ही किसका आविष्कार किया था? सितार का आविष्कार किया था। तुर्की हिंद अमीर तोती हिंद के नाम से अमीर खुसरो के ही जाना जाता है। कोई दिक्कत है? कोई डाउट? कह रहे कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? अगर पूछेगा कि भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को अक्ता प्रदान किया था। सर अक्ता कहने का मतलब अपना उत्तराधिकारी, कहने का मतलब कि वहां के शासन व्यवस्था देखने के लिए मोहम्मद गोरी को तो जीत कर चला गया, विजित प्रदेशों को किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। सॉरी किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को ना हो। ठीक तो बोले हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दिया। मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों को किसको दे दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कि लो संभालो, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। तो चला गया, इसने संभालने लगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो कौन था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। कोई दिक्कत है? इसको खरीदा था उसने। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? खालिसा भूमि, खालसा भूमि जिसको कहा जाता है, खालसा भूमि किस सुल्तान के शासनकाल में सबसे अधिक विकसित हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। ये भी देखो बीपीएससी लगातार इधर जितना क्वेश्चन कराए हैं सारा के सारा बीपीएससी का क्वेश्चन है। ठीक है। आइए, कह रहा है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अर्थात खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। हाँ देखो, सल्तनत काल के सिक्के, सल्तनत काल के सिक्के टक्का, शशगनी, जीतल किन धातुओं के बने होते थे? तो चांदी, तांबा।
कहने का मतलब था है कि टंका अगर कह देगा ना तो चांदी का बना होता था, शशगनी अगर कह देगा ना कि शशगनी ये भी चांदी का बना होता था, लेकिन अगर कह देगा कि जीतल जो था ना वह तांबे का बना होता था, तांबे का बना होता था। जीतल जो अगर धातु कौन सी धातु से बना होता था तो तांबे से। कोई दिक्कत। अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? अमीर ए कोही, इसका मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अमीर कोही यानी कृषि विभाग नामक एक नया विभाग का स्थापना किया था। अगर दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित कह दिया जाए कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे विद्वान और शिक्षित कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। अगर दिल्ली सल्तनत का पूछ देगा ना कि वह कौन सा ऐसा सुल्तान था जो मान लो मुगल वंश का, दिल्ली सुल्तान मुगल वंश का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो बिल्कुल अनपढ़ था? तो कौन? अकबर। अकबर, लेकिन सबसे ज्यादा ग्रंथ पढ़ा था। कोई दिक्कत है। कह रहा कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली, याद रखना। कह रहा है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी? तो खड़ी बोली। कौन सी? खड़ी बोली। ठीक है। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो नसीरुद्दीन महमूद तुगलक, नसीरुद्दीन महमूद तुगलक के शासनकाल में तैमूर लंग ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित कूट से करें। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्रा कौन कौन था? तो देखो, जीतल और टंका। जीतल और टंका। जीतल तांबा का और टंका और संसबनी दोनों किसका? चांदी का बना होता था। ठीक है। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई थी? तो पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। कोई दिक्कत है। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो तुर्कों ने किया था। किसने एक तरह संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? कह रहा है कि किसने एक तरह संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक। उसने क्या किया था कि संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्माण किए थे, चांदी के सिक्के निर्गत किए थे और निकाले भी थे। कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो बताइए, गाजी मलिक। कह रहे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय, ठीक ना, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना था? तो गाजी मलिक। कौन? गाजी मलिक। जवाबित थे। जवाबित क्या था भाई? तो राज्य कानून था। जवाबित क्या था? राज्य कानून था। ठीक है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? तो तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। यानी निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? यानी तुगलक वंश। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ठीक। कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। ये बिल्कुल सही है। वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। गलत है। यह क्या है? गलत है। यानी केवल कथन ये सही है। खुद ही कहते हैं। अब कह रहा है ना कि जियाउद्दीन बर्नी किसकी रचना किया था? जियाउद्दीन बर्नी कह रहा है कि तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसने किया था? जियाउद्दीन बर्नी ने किया था। जियाउद्दीन बर्नी ने। हसन निजामी ने किसका स्थापना किया था? कौन सी पुस्तक लिखा था? हसन निजामी। तो इसने ताजुल मासिर की रचना किसने किया था? हजल निजामी। अगर कह देगा कि मिनहाज उस सिराज किसका रचना किए थे? तो तबकात ए नसीरी के रचना किसने किया था? मिनहाज उस सिराज ने। कह रहा है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ठीक है, यह किसका रचना किए थे? तो यह तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने किया था? तो याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने किया था। कह रहा है कि तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है?
तो रति, रति जो था ना बच्ची, दिल्ली सल्तनत में रति तौल की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है, ये भी यूपीपीसीएस क्वेश्चन पूछ चुका है कि तौल की इकाई दिल्ली सल्तनत में सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो रति। ना आदमी कहना कि रति भर कुछ नहीं क्यों का, यानी रति भर ना बिगड़ी, यानी रति माने सबसे तौल की इकाई सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगर पूछेगा कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके राज्य दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, किसके सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया, तो इब्न बतूता। इब्न बतूता के कार्यकाल में, क्या बोल रहे हैं, इब्न बतूता के कार्यकाल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया था। तैमूर लंग ने किस वंश में भारत पर आक्रमण किया था? जो तैमूर लंग था ना, वह किस वर्ष भारत में आक्रमण किया था, तो 1492 ईस्वी में। कब? 1492। इस पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ऐसे एमपीपीसीएस में भी पूछ चुका है इसको। ठीक, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था, तो 1492 ईस्वी में। खुद ही कहते, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से तथा प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक कहा है कि यह प्रजा के दुख को नहीं समझता था, प्रजा से दूरी बनाकर रहता था। ठीक है, तब इसके मृत्यु पर बदायूनी ने कहा कि राजा को अपनी प्रजा से छुट्टी मिल गई और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई ना। ठीक है, इसे रक्त पिपासु भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को रक्त पिपासु भी कहा जाता है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। अगर पूछ देगा कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने, एकता प्रथा को समाप्त बलबन ने, चहलगानी प्रथा की शुरुआत बलबन ने, समाप्त किसने किया था, बलबन ने ये सब काम किया था। सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, बलबन ने। खुद ही कहते हैं बलबन ने ये सारा काम किया था। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने उसका विरोध किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन जो खिलजी था ना, वह नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने, ठीक है, उलेमाओं ने उनका विरोध किया था। दिल्ली में कौन सा ऐसा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो हुमायूं का मकबरा। याद रखना, भारतीय तथा फारसी वास्तुकला का अगर उदाहरण पूछ देगा ना कि कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा। भारत के भी है कुछ अंश और उसमें फारसी का भी है। आइए, कह रहा कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था। कौन सा दान विभाग स्थापित किया था? वह था तो फिरोज तुगलक। वह कौन था? तो फिरोज तुगलक, जिसने दान विभाग यानी दीवान खैरात का निर्माण किया था, फिरोज तुगलक था। ठीक है, दीवान खैरात। कह रहे कि निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गाना वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? तो सितार को। किसको? सितार को। सितार को बाची हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। किसको? सितार को। यह हिंदू और मुस्लिम का दोनों का मिश्रण है। ठीक है, कह रहा कि नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, कह रहा है कि अनुकूल परिस्थितियों में मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। मंगोल आक्रमण का भय था। देखो, अनुकूल परिस्थिति मौजूद होने के बावजूद भी, यानी सारा चीज अनुकूल परिस्थिति का मतलब है कि पूरा सुखी संपन्न रहने के बाद भी, ठीक है, गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मंगोल आक्रमण का भय था। इसको डर था कि हम पर मंगोल आक्रमण कर देंगे तो हमारा नहस्ता हो जाएगा, हमसे छीन लेगा। ठीक है, किसको डर था? तो मुगलों को डर था। गुलाम वंश को, सॉरी मुगल कहाँ से, गुलाम वंश को। किसको? गुलाम वंश को मंगोलों से काफी डर था। ठीक है, कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी। याद रखना, द्वितीय सिकंदर
यानी सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण किया था? तो किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था। सिक्कों पर खलीफा का नायब या खुदवाने वाला, ध्यान से देखना, सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान था फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक यानी खलीफा का नायब खुदवाने वाला सिक्कों पर प्रथम सुल्तान कौन था? तब फिरोज तुगलक। सैयद उल उस सलातीन की उपाधि किसने धारण किया था? तो फिरोज तुगलक ने। कौन? फिरोज तुगलक ने सैयद उस सलातीन की उपाधि धारण किया था। निम्नलिखित में से किसे कुरान खमा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खमा या कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता है। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अच्छा सर, किस सल्तनत कालीन शासक को मिनहाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन जो ऐबक था ना बच्चे, उसको दिल्ली सल्तनत का यह ऐसा शासक था जिसको मिनहाज ने, जो मिनहाज था उसने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहेगा कि मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। यह पहले क्या था? तो यह, हाँ, एक यानी 2.5 दिन का जो झोपड़ा है ना बच्ची आज, यह एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण विग्रह चतुर्थ ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। अगर पूछ देगा कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, मंदिर था, मस्जिद था, तो वह एक क्या था? पाठशाला था पहले। अभी क्या है? तो एक मस्जिद है। कोई दिक्कत है? इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। अगर पूछेगा कि इससे पहले यह संस्कृत क्या था? विद्यालय था, तो उसका निर्माण किसने किया था? तो विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? यानी कौन ऐसा शासक था जो अपने को ईश्वर का पिता या ईश्वर का अभिशाप कहता था? तो चंगेज खां। किसने? चंगेज खां अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने बगदाद के खलीफा को, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी मनाभिषेक या स्वीकृति पत्र प्रदान किया था? तो इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने मंसूर को ही स्वीकृति पत्र या मनाभिषेक प्रदान किया था। ठीक। दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा? इल्तुतमिश था। दोआब के आर्थिक महत्व, दोआब समझ रही हो ना, 2 नदियों के बीच के जो भूमि होता है ना, उसी को क्या कहते हैं? तो रायचूर का क्षेत्र एक दोआब था। तो रायचूर के क्षेत्र को लेकर बहमनी और विजयनगर के बीच संघर्ष चलता था। विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच क्या चलता था? संघर्ष। रायचूर का क्षेत्र था। रायचूर के क्षेत्र में ही गोलकुंडा का किला था। ठीक है। ये सब काफी उपजाऊ क्षेत्र था। जो रायचूर का क्षेत्र था 2 नदियों के बीच में पड़ता था, इसलिए काफी उपजाऊ था। अच्छा सर, मामला क्या हुआ? उसी क्षेत्र को विजित करने के लिए दोनों राज्यों में हमेशा टक्कर हुआ करती थी। तो वो हो गया दोआब। ठीक है। क्या हो गया? दोआब। तो दोआब का आर्थिक महत्व सर्वप्रथम किसने समझा था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? इल्तुतमिश। ठीक है। कह रहा है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ध्यान से देखना। सबसे पहले बहलोल लोदी, उसके बाद सिकंदर शाह और फिर इब्राहिम लोदी। कह रहा है ना कि लोदी वंश में कौन सा क्रम सही है? तब बहलोल लोदी पहले, उसके बाद सिकंदर शाह और उसके बाद इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक पूछ देगा कि कौन था? तो नसरत शाह। कौन सा? नसरत शाह। दिल्ली सल्तनत के जो तुगलक वंश था ना, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक पूछ देगा ना। देखो यूपीपीसीएस 2004 में इस क्वेश्चन को पूछ चुका है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरत शाह। नसरत शाह तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है। आइए, करें कि किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी लखनौती जो थी ना, लखनौती में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ था? यानी किसके राज्यकाल में लखनौती, उस समय बंगाल की राजधानी लखनौती हुआ करती थी, में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन किया गया था? तो बलबन के समय में। किसके समय में? बलबन के समय में। निम्नलिखित में से किसने चहलगानी या चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया था? बलबन ने।
चिहलगानी क्या था? तो 40 सरदारों का एक ग्रुप था, समूह था, जिसका निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इसको समाप्त किसने किया था? तो बलबन ने किया था। ठीक है, कह रहा है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान ए चिहलगानी या चालीसा दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया अतारकिन का दरवाजा, जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना, ठीक है, स्थित है तो नागौर यानी जोधपुर में। नागौर यानी, ठीक है। कह कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसका? तो जिले इलाही। पूछेगा कि बलबन ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो जिले इलाही। जिले कौन अपने आप को ईश्वर का अभिशाप मानता था? तो चंगेज था। कौन? चंगेज था। अब भारत पर तैमूर सबसे पहले कब अटैक किया था? 1492 ईस्वी में। कब? 1492 ईस्वी में। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। तो नादिर शाह जो था भारत पर कब अटैक किया था? ये क्वेश्चन पूछा था 1349 ईस्वी में। 1349, ठीक है, नादिर शाह भारत पर अटैक किया था। इसको नादिर शाह को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? ध्यान से देखिएगा। यह कह रहा है कि दीवान ए बंदगान की स्थापना किसने किया था? तो तुगलक ने। कौन? तुगलक ने। कौन सा युग में सही रूप से सम्मिलित है? तो दीवान ए बंदगान फिरोज शाह तुगलक ने इसको। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। जो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में। अब आगे हम कल इसके आगे डिस्कस होगी, यानी यहाँ से 148 से अब कल चालू होगा। ठीक है, आइए तब तक हम कुछ इस पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, आज आ जाते हैं हृदय तो हो गया था हम लोग का, हृदय हो गया था। रक्त पर आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं। किस पर? रक्त पर। ठीक है, देखिए रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त क्या है? एक प्राकृतिक कोलाइड है, यानी गाढ़ा है, गाढ़ा तरल पदार्थ है। रक्त एक संयोजी ऊतक है। इसका पीएच मान 7.4 होता है। यह मानव शरीर में कितना? 5.5 लीटर। औरतों में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर रक्त कम होता है। ठीक है, कम पाया जाता है। ठीक है, अब मानव शरीर में जो रक्त होता है ना, कुल वजन का 7% होता है। कितना होता है? 7%। अब पानी की मात्रा पूछ देगा तो कितना होता है? 65 से 80 तक, 65 से 80% के मध्य होता है। ठीक है, पूरा शरीर के वजन का 65 से 80% तक जल होता है, और पूरा वजन का आपके शरीर का 7% क्या होता है? रक्त होता है। ठीक है, उसके कुल भर के 7% होता है। महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर ब्लड कम होता है। रक्त विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त जो है ना बच्चे, विभिन्न पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त का निर्माण कह देगा ना कि कहाँ पर होता है? तो भ्रूण। देखो, रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में बच्चा के कहाँ पर होता है? तो यकृत में। ध्यान से देखना कि भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण बच्चा के कहाँ होता है? तो यकृत में। ध्यान से देखना। तो कह रहा है कि कुल भ्रूण अवस्था में मीसोडर्म में होता है, यानी रक्त का निर्माण कुल भ्रूण यानी बच्चा अवस्था में मीसोडर्म में होता है, जबकि देखो गुरु, कह रहा है कि यहाँ तक तो हो गया था कि रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? मीसोडर्म में। अब बच्चों में अगर कह देगा ना कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में। अगर वयस्क में पूछ देगा ना कि रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में। ठीक, अस्थि मज्जा कहाँ होता है सर? तो हड्डियों के बीच में, अस्थि के बीच में होता है अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा में ही आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, रक्त प्लीहा या तीली में जमा रहता है। रक्त जो है ना प्लीहा या तीली में जमा रहता है। इसी को तीली को ही इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्लीन कहते हैं। अर्थात स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। स्प्लीन को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक। यानी ब्लड जो है ना स्प्लीन में जाकर जमा होता है, यानी प्लीहा में जमा होता है, प्लीहा या तीली। ठीक है, इसी को ब्लड बैंक कहा जाता
है। ठीक, रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। ये सर रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। इसका मामला क्या था सर? तो इसका मामला था कि रक्त में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर 180 से 200 ग्राम होता है। कितना होता है? यानी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा पूछ देगा कितना होता है? 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक है, अब देखिए ब्लड यानी रक्त हो गया ना। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा पूछेगा तो 55 से 60%। रक्त में प्लाज्मा की मात्रा पूछेगा तो 55 से 60%। अगर आरबीसी का मात्रा पूछेगा यानी रक्त कण का मात्रा पूछेगा तो 40 से 45%। कितना? रुधिराणु की मात्रा पूछेगा तो 40 से 45%। अच्छा सर, अब रुधिराणु में क्या होता है सर? तो रक्त कण में क्या सर? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। क्या होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को एंथ्रोसाइट भी कहते हैं, यानी रेड ब्लड कार्पल्सल्स को हम लोग एंथ्रोसाइट भी कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स, इसको फुल फॉर्म हो गया, और इसको ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। ठीक है, अब प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। कोई डाउट है? देखो प्लाज्मा जो होता है ना बच्चे, प्लाज्मा में दो प्रकार के पाया जाता है। किसमें? फाइब्रिनोजिन भी पाया जाता है इसमें, और प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है। प्लाज्मा में दो चीज, एगो फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब देखो रक्त प्लाज्मा अगर कह देगा ना कि रक्त प्लाज्मा क्या होता है, तो यह रक्त का एक संपूर्ण भाग होता है, महत्वपूर्ण भाग होता है। यानी रक्त प्लाज्मा अगर कहेगा कि क्या होता है, तो रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 90% जल होता है। प्लाज्मा का 90%, देखो रक्त के 55%, 50 से 55% प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। 10% प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट होता है। 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट होता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन को फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। यानी प्लाज्मा में दो प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन दो प्रकार के क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। यानी रक्त को थक्का जमाने में मदद कौन करता है? तो हाँ, यानी फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इसी के चलते हम लोग के शरीर में रक्त का थक्का क्या हो जाता है कि जल्दी जम जाता है। और किसके कारण नहीं जमता है? तो हिपैरिन के कारण हमारे शरीर में कहीं भी रक्त अंदर में रक्त नहीं जमता है। और बाहर फाइब्रिनोजेन होता है, तो जाके क्या करता है कि रक्त के थक्का को बनाने में मदद करता है। विटामिन के जो होता है ना, के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। यह क्या करता है कि रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखिए सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? सीरम क्या होता है? तो जब रक्त प्लाज्मा में से, यानी जब रक्त प्लाज्मा जो होता है ना, उसमें से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन को निकाल दिया जाता है, तो शेष बचा हुआ प्लाज्मा क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। बीमारियों की जांच सीरम से ही की जाती है। अगर कौन सा बीमारी हुआ है उसको जांच करने के लिए सीरम का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, सीरम हल्के पीले रंग का होता है। सीरम जो होता है वह हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच के लिए बीमारियों की जांच सीरम द्वारा की जाती है। अच्छा, कार्पल्सल्स क्या होता है? यानी रुधिकिम क्या होता है? कार्पल्सल्स, कार्पोस्कल। ठीक है, यानी रुधिकिम क्या होता है? तो यह रक्त का कणिकीय भाग होता है। रक्त का कणिकीय भाग क्या होता है? रुधिकिम। यह 3 भागों में बटा होता है। कौन कौन? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब आइए आरबीसी पर हम लोग चर्चा करते हैं कि आरबीसी क्या होता है। देखिए आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्सल्स, लाल रक्त कणिका। अच्छा जी, रुधिराणु का 99% जो भाग होता है वह आरबीसी होता है। रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। आरबीसी की कुल संख्या 5 मिलियन अर्थात 50 लाख होती है। यानी आरबीसी की अगर कुल संख्या पूछेगा ना कि कितनी होती है, तो 50 लाख। कितना? 50 लाख। ठीक है, आरबीसी
में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में ध्यान से देखना मेरे दोस्त, आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं होता है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। इसमें आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, बड़े बड़े जीवों में पाया जाता है। लाइसोसोम पाचन की प्रक्रिया में मदद करता है। बड़े बड़े जीवों में पाया जाता है, यानी मानव शरीर में भी लाइसोसोम पाया जाता है जो कि पाचन प्रक्रिया में सहायक करता है। कोई दिक्कत है? देखो आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है आरबीसी के अंदर, ठीक है। हाँ, यानी लामा और ऊंट इसका एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। उसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक और लाइसोसोम पाया जाता है, यानी केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। यानी आरबीसी में उसके केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी को इंग्लिश में किसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है, 20 से 120 दिन होता है। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। देखिए, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है। देखिए यहाँ पर दे दिया कि भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। खराब हुई आरबीसी, यानी जो आरबीसी खराब होती हैं, स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती हैं। जो आरबीसी खराब हो जाती है ना, तो वह स्प्लीन तथा यकृत में जाकर नष्ट हो जाती हैं। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। इसको ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है, यानी कब्र कहा जाता है, या ग्रेवयार्ड भी कहा जाता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। जो आरबीसी होता है ना, उसका आकार कैसा होता है बाबू, गोल होता है। आरबीसी का मुख्य कार्य, कोई पूछेगा ना कि आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना। ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना, ठीक। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के ही कारण उसका रक्त लाल होता है। यानी आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन के कारण ही उसका रक्त क्या होता है, लाल होता है, ठीक। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। यानी जो हीमोग्लोबिन होता है ना, वह ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर 149 मीटर प्रति 100 ml होता है। यानी अगर पूछेगा कि पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, तो 149 मीटर प्रति 100 ml होता है। अगर फीमेल में हीमोग्लोबिन का स्तर पूछ देगा ना, तो 139 मीटर प्रति 100 ml होता है। यानी 100 ml पर 139 मीटर हीमोग्लोबिन स्तर होता है। किसमें, फीमेल में। किसमें, फीमेल में। देखो रिमार्क में क्या दिया है कि हीमोग्लोबिन के कमी के कारण एनीमिया यानी अरक्तता नामक रोग होता है। यानी हीमोग्लोबिन के कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया रोग होता है। और लोहे की कमी से कौन सा होता है, लोहे की अधिकता से कौन सा होता है, लौहमयता। ठीक है। WBC में आइए। WBC का फुल फॉर्म व्हाइट ब्लड कार्पल्सल्स होता है, यानी श्वेत रक्त कणिका इसको कहते हैं। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होती है। इसमें केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यानी पूछेगा कि WC में हीमोग्लोबिन पाया जाता है कि नहीं, तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। जबकि RBC में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता, जिस कारण यह सफेद रंग का होता है। यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, किसमें, WBC में, इसीलिए यह सफेद रंग का होता। कोई दिक्कत है? अब देखिए WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का आकार अनियमित होता है। WBC का निर्माण भी अस्थिमज्जा में होता है। यानी RBC और WBC दोनों का निर्माण कहाँ होता है, अस्थिमज्जा में। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। WBC का अगर कोई जीवन काल पूछते तो कितने दिन का, 4 दिन का होता है। RBC और WBC का अनुपात पूछ देना, तो इसका अनुपात 600:1 होता है। कितना, 600:1। यानी RBC की मात्रा 600, तो WBC के अनुपात 1 होता है। ठीक है। और WBC की आकृति अनियमित होती है, ये कोई इसका आकार नियमित नहीं होता है। जबकि रेड ब्लड कार्पल्सल्स का होता गोल होता है। RBC की आकृति कैसी होती है, गोल होती है। ठीक। कह कि WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है।
WBC हमें संक्रमण यानी बीमारी से बचाता है। WBC क्या करता है, हमें संक्रमण यानी बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है, रोगों से हमारी रक्षा करता है। WBC कई प्रकार का होता है, WBC कई प्रकार का होता है, जैसे ये सब छोड़ दो, बैक्टीरिया का वर्षण ये सब छोड़ दो। देखो मोनोसाइट आकार में सबसे बड़ा होता है। देखो WBC के कई प्रकार में जो मोनोसाइट होता है ना, वह सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। और लिम्फोसाइट जो होता है ना, वह एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। यानी जो लिम्फोसाइट होता है वह क्या करता है कि जीवाणुओं का एंटीबॉडी का निर्माण करता है और जीवाणुओं को नष्ट करता है। कोई दिक्कत है। और WBC का मेन काम क्या है कि रोग प्रतिरक्षा प्रणाली इसको कहा जाता है, या रोग से हमें बचाता है। यानी जिसका WBC जितना ही स्ट्रांग रहेगा उसमें जल्दी रोग नहीं होगा। ठीक है। अब कह रहा है कि लिम्फोसाइट में T सेल एंड B सेल पाई जाती है। लिम्फोसाइट में T सेल और B सेल पाई जाती हैं, जो कि बीमारियों से मुख्य रूप से प्रतिरक्षा यानी T सेल करता है। HIV में T सेल नष्ट हो जाता है। ध्यान से सुनना, कहता है कि लिम्फोसाइट में T सेल और B सेल दो पाई जाती हैं, T सेल और B सेल। बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा T सेल करता है, बीमारी से मुख्य रूप से रक्षा के करला T सेल। लेकिन सर क्या होता है ना कि HIV जो है ना, HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है। HIV जांच होता है, HIV जांच होता है, एलिसा परीक्षण भी होता है, किससे, एड्स से संबंधित है। एड्स दिवस 1 दिसंबर को नागालैंड दिवस भी मनाया जाता है। तो क्या होता है कि T सेल जो होता है ना, एड्स बीमारी में नष्ट हो जाता है। यानी HIV जिसको होता है ना, उसको T सेल नष्ट, हाँ T सेल मारता है। ठीक। अब कह रहा है कि प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स, इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, यानी बिम्बाणु। क्या कहते हैं, प्लेटलेट्स का मतलब बिम्बाणु, इसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यही जब टाइफाइड वगैरह होता है ना, तो सबसे ज्यादा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। क्या चीज का, प्लेटलेट्स मारता है, जिसको पपीता वगैरह खाने से क्या होता है, रिकवर होता है प्लेटलेट्स की, या कीवी को खाने से हमें क्या होता है, रिकवरी होता है, यानी जल्दी मात्रा में रिकवरी। कीवी फल होता है। ठीक है। इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। या बकरी के दूध भी या पपीता के पत्ता को पीस कर भी पिया जाता है। देखो बिम्बाणु क्या था, रक्त बिम्बाणु, इसे थ्रोम्बोसाइट कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है और यह रक्त के बहाव को रोकता है। यह रक्त के बहाव को, यह रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है। इसका जीवन काल भी 4 से 5 दिन तक होता है। WBC का जीवन काल भी 4 दिन और इसका भी जीवन काल 4 से 5 दिन होता है। इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है, यानी प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। डेंगू बीमारी में इसकी प्लेटलेट्स की संख्या 80,000 से भी कम हो जाती है। यानी डेंगू जब बुखार हो जाएगा ना आपको, इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा 80,000 से भी कम हो जाता है। कोई दिक्कत है, कोई डाउट नहीं ना है। आइए देखिए लसिका क्या होता है, लसिका क्या होता है। लसिका देखकर क्या ख्याल आया कि हमें उपास्थि में परिवहन जो होता है ना, लसिका के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से, लसिका। इसको इंग्लिश में लिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। अच्छा यह क्या होता है सर, तो यह हल्के पीले रंग का तरल होता है। यानी लसिका पूछ देगा कि क्या होता है, तो हल्के पीले रंग का तरल होता है। इसमें HB नहीं पाया जाता है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। लसिका में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यह शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि होती हैं, यानी शरीर में बहुत सारी लसिका ग्रंथि होती हैं, जिससे लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होती हैं। लसिका ग्रंथि से लसिका निकलकर आगे प्रवाहित होती हैं। लसिका का प्रवाह केवल एक दिशा में होता है। जो लसिका होता है ना बच्ची, वह एक दिशा में प्रवाहित होता है। ठीक है। अर्थात यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाती हैं। यानी जो लसिका होता है वह कोशिका से हृदय की ओर जाती है। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। किससे, शरीर को संक्रमण से बचाती हैं तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। लसिका में बची शरीर के अतिरिक्त जल अवशोषित कर लेता है, जिससे के चलते अगर हम लोग नहीं पानी पीते हैं ना कुछ समय तक, तो हम लोग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक। लसिका में O2 की अपेक्षा CO2 अधिक होता है। अच्छा लसिका में जो होता है ना बच्ची,
O2 की अपेक्षा, ऑक्सीजन की अपेक्षा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। यह घाव भरने का कार्य करता है, घाव भरने का कार्य करता है। यह रक्त में आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है, आरबीसी तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। पोलियो बीमारी में लसिका तंत्र प्रभावित होता है। जो पोलियो बीमारी होता है ना, तो उसमें लसिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक। रक्त का थक्का, रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कैसे जमता है वो, तो शरीर में किसी कटे स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का कहा जाता है, यानी क्लॉटिंग कहा जाता है। इसको इंग्लिश में क्लॉटिंग कहते हैं। ठीक, क्लॉटिंग खुद ही कहते हैं। कह रहे कि रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट तक, रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को, रक्त की थक्का बनने की क्रिया को क्या कहते हैं हम, 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को कैशकेश, यानी क्या कहते हैं, कैशकेश कहते हैं। यानी रक्त का थक्का अगर 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनने की क्रिया को, ठीक है, यानी 2 से 5 मिनट तक अगर रक्त के थक्का बन जाता है तो उसको क्या कहेंगे, कैशकेश कहेंगे। क्या कहेंगे, कैशकेश। रक्त का थक्का निम्नलिखित क्रिया द्वारा बनता है। जब कहीं कटा है तो शरीर में रक्त बाहर आता है। ठीक है, रक्त वायु के संपर्क में आता है। ठीक है, बाहर निकलेगा तो एयर के कांटेक्ट में आएगा, वायु के संपर्क में, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। थ्रोम्बोसाइट जो होता है ना, थ्रोम्बोप्लास्टिन में बदल जाता है। ठीक, यह थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है, और यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले से उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। ठीक है, अब फाइब्रिन की रचना जाली के समान होती है। अब वो क्या होता है, जाली नुमा संरचना बना देता है जिससे रक्त का थक्का जम जाता है। तो फाइब्रिनोजिन क्या करता है कि रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, कहता है कि जिसमें रक्त के रुधिराणु मुख्य रूप से आकार फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव रुक जाता है, इसे रक्त का स्कंदन या थक्का कहते हैं। इसी जाल में क्या हो जाता है कि रक्त का बहाव जो होता है ना, रुक जाता है, यानी फंस जाता है, जिसे रक्त का बहाव रुक जाता है, इसे रक्त का स्कंदन यानी थक्का कहा जाता है। कोई दिक्कत है। रक्त के थक्का में अनिवार्य पदार्थ कौन कौन सा होता है, तो विटामिन के होना चाहिए, रुधिराणु यानी थ्रोम्बोसाइट होना चाहिए, धातु में कहेगा तो कैल्शियम होना चाहिए। कैल्शियम क्या करता है, रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। प्रोटीन में कहेगा तो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन दोनों प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। किसमें, प्लाज्मा में। ये दोनों रक्त के थक्का बनाने में सहायक होता है। कोई दिक्कत है। आइए करे कि हेमरेज क्या होता है, तो नसों को फट जाना हेमरेज कहलाता है। जैसे ब्रेन हेमरेज नहीं आदमी कहता है कि फलना के ब्रेन हेमरेज हो गई हो, तो इसका कहने का मतलब हुआ कि रक्त माइंड में नस का फट जाना ही क्या कहलाता है, ब्रेन हेमरेज कहलाता है। ठीक है, के कारण यह हेमरेज के कारण विटामिन के है, यानी नसों का फटने का कारण भी विटामिन के है। अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगर रक्त फट के अंदर रक्त जम जाए ना, तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। कोई दिक्कत है। रक्त के अंदर हिपैरिन नामक प्रोटीन होता है जो कि रक्त को जमने नहीं देता है। कोई दिक्कत है। जमने से रोकता है, जिसे एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है। किसको, हिपैरिन को एंटी क्लॉटिंग कहा जाता है। आइए अब हम लोग संविधान पर चर्चा करते हैं। किस पर, संविधान पर। गुरु टाइम कितना हुआ रे बाबू, देखिए अब आज हम लोग संविधान पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद यहाँ तक हुआ था ना, 137 जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्वलोकन। 143 कहेगा ना तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श ले सकते हैं। 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग का जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 155 कहेगा ना तो राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में किसका जिक्र किया गया है, राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल होंगे, यानी राज्यपाल की नियुक्ति। 154 में राज्यपाल होंगे, लेकिन 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 161 क्या कर रहा है कि क्षमादान, यानी राज्यपाल चाहेंगे, ध्यान से देखना, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे, राष्ट्रपति का क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72, लेकिन 161 किसका हो जाएगा, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति। यानी राज्य के अंदर कोई भी मामला है
जो कि कोई भी विवादित मामला है जिसको कि क्षमा दान चाहिए, अगर राज्यपाल चाहेंगे तो उसको क्षमा दे सकते हैं, अनुच्छेद 100। लेकिन मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। अगर उनको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा किसी व्यक्ति को तो उसको ये माफ नहीं कर सकते हैं। कौन? तो राज्यपाल। कोई दिक्कत है? राज्यपाल, राष्ट्रपति कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 162 में राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। यानी अनुच्छेद 162 में कहा गया है कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है। किसमें? अनुच्छेद 162 में। अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है। कि अनुच्छेद 164 के फर्स्ट में कहा गया है ना बच्ची कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगा और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाएगी। 164 के फर्स्ट में कहा गया है। ठीक। 165 में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य का महाधिवक्ता, 165 में राज्य के महाधिवक्ता का जिक्र किया गया है। ठीक। अच्छा, 169 में राज्यों में विधान परिषद होंगी। राज्यों में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान परिषद में सदस्यों की संख्या वहाँ के विधानसभा में कुल सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत है? अगर मान लो किसी राज्य में विधानसभा की संख्या 300 है तो इसका 1/3 कितना होगा? 100। यानी वहाँ विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती है। ठीक। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है ना वो 6 वर्ष होता है और इसके सदस्य बनने के लिए यानी विधानसभा के सदस्य चुनाव लड़ने के लिए आपको 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितना? 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कोई दिक्कत है? कितना? 30 वर्ष की आयु। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए भी कितना चाहिए? 30 वर्ष की आयु लड़ने के लिए। कोई दिक्कत है? ध्यान से देखो, राज्य के विधान परिषद के गठन अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 174 में राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने उसका सत्रवासन करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है। किसको? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। कुछ बोलो। ठीक है। अनुच्छेद 174 में बात की गई है, अनुच्छेद 174 में बात की गई है कि राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाए, यानी सत्र बुलाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 174 के तहत, 174 के तहत, अनुच्छेद 174 के तहत। केंद्र में राष्ट्रपति। सीधा राष्ट्रपति केंद्र में, राज्य में पूछेंगे ना तो मालिक कौन होता है? तो राज्यपाल। कोई दिक्कत है? हाँ, आवाज डाना था। देखो अनुच्छेद 200 में किसका चर्चा किया गया है? तो अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना। मामला सुनो ध्यान से। राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना, कोई भी विधेयक अगर विधानसभा में पारित होता है बाची तो उस विधेयक पर अनुमति देना या अनुमति को रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना कि हम राष्ट्रपति से समझ के इस नियम को हम पारित करने देंगे, तब तक वो अपने पास आरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 में चर्चा की गई है। कब? अनुच्छेद 200 में। अनुच्छेद 100 के फर्स्ट में कहा गया है कि अनुच्छेद 100 के फर्स्ट में निर्णायक मत, कौन सा? निर्णायक मत लोकसभा अध्यक्ष देंगे, उधर का होगा? पोल होगा, यानी जीत होगा। समझ में आ गया ना कि निर्णायक मत का जिक्र कहाँ? 100 के फर्स्ट में। 200 के फर्स्ट में सर पूछेगा ना तो क्या हो गया? 200 के फर्स्ट में राज्यपाल कोई भी विधेयक रोक सकते हैं या अपने पास वो पास करा सकते हैं या राष्ट्रपति के विचार के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अनुच्छेद 200 के फर्स्ट में राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक 200 के फर्स्ट में भी है। 213 में क्या है सर? तो 213 में राज्यपाल अध्यादेश जारी करेंगे। 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, लेकिन 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करते हैं। कब सर? कब? तो विधानमंडल के विश्रांति काल, यानी अगर उस समय कार्यकाल विधानसभा का स्थगित होगा तब वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। नींद लग रही है? जागो। ठीक है। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। राज्यों के लिए उच्च न्यायालय।
की बात किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 214 में, ठीक है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था की बात की गई है। ठीक। अच्छा, अनुच्छेद 215 में क्या किया गया है? तो उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है अनुच्छेद 215 में। लेकिन 129 में क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, अनुच्छेद 129। लेकिन उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, कौन? 215। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अच्छा सर, ये तो ठीक हो गया। अच्छा, 216 में तो उच्च न्यायालयों का गठन, ध्यान से देखना, राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। लेकिन अनुच्छेद 216 कह देगा ना तो उच्च न्यायालयों का गठन, उच्च न्यायालयों का गठन, दोनों में अंतर है 214 216 में। कोई दिक्कत है? कहता है कि 217 में शर्त उच्च न्यायालयों के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें कौन? अनुच्छेद 217। अनुच्छेद 217। अच्छा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञापन, अनुच्छेद 219। अब देखिए 217 में नियुक्ति होगा किसका? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का। तो 219 में वो क्या देंगे? शपथ। क्या देंगे? शपथ। और 226 में रीट जारी करेंगे, उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कब? 226 के तहत। अनुच्छेद 226 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा क्या किया जाएगा कि उच्च न्यायालयों द्वारा कुछ रीटें जारी करेगी। कब? 6 रीट। यानी देखिए, सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो 5 प्रकार की रीट जारी करता है, लेकिन राज्य सरकार हाई कोर्ट कह देगा तो 6 प्रकार के रीट जारी करता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो 226 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है। अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी इसको कहा जाता है अनुच्छेद 32 को, इसी को संविधान का आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कोई दिक्कत है? अनुच्छेद 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक, एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अनुच्छेद 233 में किसका बात किया गया है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। कहा कि अनुच्छेद 233 में किसका बात की गई है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अच्छा, 239 में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसमें? अनुच्छेद 239 में। कोई दिक्कत है? मुकेश बंद करो वीडियो तो।